नमस्कार दोस्तों, मैं यश आरती आज पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने चैप्टर 2 के साथ, जिसका नाम है भोजन के घटक। कल हम लोगों ने पढ़ा था भोजन का स्रोत कि यह कहाँ से आता है, और संघटक, स्रोत, खाद्य, मकरंद, अंकुरण, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इन शब्दों को हमने देखा था और समझा था। आज उसके आगे चलते हैं कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे मुख्य रूप से कि जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, दरअसल में उसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ, पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने पढ़ा था तथा इसे मानचित्र में अंकित किया था। तो ये चीज हम कर चुके हैं पिछले अध्याय में, वही चीज उसको रिपीट कर रहा है। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन का भरता हो सकता है, तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती हैं। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। इसमें दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी में दिए गए हैं। अध्याय 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ अन्य व्यंजन जोड़िए तथा इसे सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि द्वारा पूरा कीजिए। अब ये जो चीजें इसमें सारणी वगैरह बनाया है उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ये क्या करना है। बाकी आगे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर फोकस रहेगा हमारा। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि किस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। सही है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कभी कभी चिप्स और बॉटल पानी से ही काम चला लेते हैं, और कभी किन्हीं परिस्थितियों में जहां भी हम होते हैं तो जहां उपलब्ध जिस तरह का भोजन होता है वही हम खा लेते हैं, और हर समय हम पूरा संतुलित आहार चीज ले उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हों, इस तरह का भोजन अवेलेबल नहीं हो। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता? आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? अब हम देखते हैं कि जो भी हम भोजन खाते हैं तो वो किसी न किसी कच्ची सामग्री से, जैसे चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो वो पहले गेहूं से बनी, आटा बना, फिर उसके बाद रोटी बनी है। चावल खा रहे हैं तो पहले कच्चा था, उसको पकाया। तो वही कह रहे हैं कि जो भी हम खाते हैं वो किसी न किसी कच्ची सामग्री के संघटक से बना होता है। तो इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन्हीं घटकों को हम पोषक कहते हैं। तो समझ में आया पोषक क्या होता है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर में आज हम क्या पढ़ेंगे, जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो भी संघटक होते हैं हमारे भोजन के, उसमें जो पोषक पदार्थ मिलते हैं, जो घटक होते हैं, उन्हें ही हम पोषक पदार्थ कहते हैं। और उन्हें उनका नाम क्या है? कौन कौन से पोषक पदार्थ हमारे भोजन में पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। ठीक। इसके अलावा और क्या होता है भोजन में? रुक्षांश और जल भी शामिल होता है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। क्या सभी पदार्थ, सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं?
कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। तो आइए हम देखते हैं इन परीक्षणों को करके कि कैसे हम पता करेंगे कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें ये पोषक पदार्थ पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे हमने ब्रेड खाया तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, वसा है कि नहीं है। तो इन सबको हम कैसे जानेंगे, इसके लिए कुछ परीक्षण करते हैं। आइए देखते हैं। इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है, प्रश्न बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है परीक्षण के लिए। ठीक है, तो आगे हम और इसको और क्लियर करेंगे। आपको कुछ परख नलियों और एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर कर सकते हैं। ठीक है, इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को दर्शाए गए सारणी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। उसमें बता सकते हैं आप कि मतलब मैंने इसके साथ प्रयोग किया तो ये हुआ, इसके साथ प्रयोग किया तो ये रिजल्ट आया, वो लिखने के लिए आप लिख सकते हैं उसको। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए तथा कह रहे हैं कि कोई भी जो रसायन वगैरह होता है उसको आप चखने का प्रयास ना करें, तक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है। आइए अब खाद्य पदार्थों की जांच करके देखते हैं कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मंड या शर्करा के रूप में होते हैं। ठीक, तो हम उसको देखते हैं कि कैसे उसका प्रयोग हमको करना है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए, अब इसमें देखिए विलयन बनाने की बता रहा है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की मिला लीजिए। ठीक, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। मतलब ये बता रहे हैं कि आप जो है तैयार कर लीजिए इस रसायन को और फिर उसके बाद आप उसको करने के लिए, परीक्षण करने के लिए रेडी हैं। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोल देंगे। क्या करेंगे उसके बाद, यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए करके देखते हैं। ये ध्यान रहे कि मंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही कई रूप होता है। जो शर्करा है, मंड है, वो सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ही हम कह रहे हैं मंड, मंड कहें या शर्करा कहें, आप उस चीज को समझिए कि वो कार्बोहाइड्रेट का ही परीक्षण हो रहा है। तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे, 2 या 3 बूंदे डालकर। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो अब हमने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कर लिया। तो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा है कि अपने जो भोज्य पदार्थ है उस पे क्या करेंगे, आयोडीन टिंचर विलयन की 2-3 बूंदे उस पर डालेंगे और यदि वो काले या नीले रंग का हो जाता है तो इससे यह सिद्ध होता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि इसमें मंड है कि नहीं है, और उसके जो प्रेक्षण है उसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। माने भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थों पे, रोटी हो गया, चावल हो गया, ब्रेड हो गया, किसी भी जो भी आप खा रहे हैं, अलग अलग खाद्य पदार्थों पे आप उस प्रयोग को दोहरा दोहरा करके देख सकते हैं कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अब देखते हैं प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करते हैं। तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लें,
वो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, ब्रेड हो, रोटी का टुकड़ा हो, चावल हो, जो भी हो, जो आप खाना चाह रहे हैं या खाते हैं, जिस पर आप करना चाह रहे हैं, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो उसे सबसे पहले क्या करेंगे, पेस्ट बना लेंगे, उसका चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रापर की सहायता से परख नली में दो दो बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन, जो मेन पॉइंट है ये यही है, इसको याद रखना है कि कॉपर 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन डालिए। अच्छी तरह इसे क्या करते हैं, मिला करके और कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा, क्या परख नली का पदार्थ बैगनी रंग का हो गया है? कह रहे हैं कि जब उसको आप क्या क्या आपने मिलाया उसमें प्रोटीन के परीक्षण के लिए, कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, ठीक, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा को मिलाकर आपने उसको क्या किया, हिला करके कुछ देर के लिए रख दिया। यदि उसका रंग बैगनी कलर का हो जाता है तो इससे यह पता चलता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ पर दोहरा सकते हैं और अपने पर्यवेक्षण को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। वसा के परीक्षण के लिए क्या करते हैं, तो वसा के परीक्षण के लिए कोई खास परीक्षण नहीं है, आप उसको जस्ट ऐसे आपने किया भी होगा, हम लोग भी करते थे जब छोटे थे तो लोग कर देते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि कागज फट ना जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? यदि हाँ, तो उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। ठीक, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो ये पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यानी कि अगर वो धब्बा है, तैलीय हो जाता है थोड़ा सा वो कागज, तो इसका मतलब है कि उसमें वसा है। और अगर वो तेल जैसा नहीं हुआ, उसमें तेल का धब्बा नहीं हमें दिखाई दे रहा है, हमें महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक या अधिक पोषक तत्व तो उपस्थित होते हैं? क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिनमें जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व तो उपस्थित नहीं है? हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण तो किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन पोषकों को, इन सभी पोषकों को हमें आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं, हमारे शरीर में इनका क्या रोल है, उसको हम देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमको ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मतलब ये है कि अगर 2 ग्राम वसा है और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो हमें वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, न कि कार्बोहाइड्रेट से। ठीक, यानी कि
कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ऊर्जा देते हैं, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सबसे पावरफुल कौन है तो वसा है, वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं, जैसे शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का। ये जो है इनमें सब क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये इसमें वसा पाई जाती है, नीचे जो देख रहे हैं इसमें गिरी है, तिल है, मूंगफली है, ये जो ऑयली चीजें हैं इनमें क्या है, वसा की मात्रा है। वसा के कुछ स्रोत ये हैं जिसमें पादप और जंतु दोनों से मिले हैं, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, मांस इत्यादि। तो और हम देखते हैं कि और कौन कौन से स्रोत हैं, मतलब कौन कौन से हमारे पोषक पदार्थ हैं और इनका क्या रोल है, ये हमारे शरीर में जाते हैं तो क्या करते हैं। ये सब ना अपना अपना रोल निभाते होंगे ना, कुछ ना कुछ इनका काम होगा, नहीं तो क्यों खाएंगे हम इनको, क्या जरूरत है इनको खाने की। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। तो समझ में आया कि प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, प्रोटीन हम क्यों हमारे शरीर के क्यों लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि यह हमारे शरीर में वृद्धि करता है और शरीर को स्वस्थ रखता है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछ सकता है कि शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन को कहते हैं। ठीक है। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो उसमें B1, B2, B3 करके होता है। कहते हैं हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है और विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। तो अब हम ये देखे हैं कि अभी अभी हमने प्रोटीन का क्या कार्य था, तो प्रोटीन हमारे शरीर को क्या करता है, वृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करता है। और उसके बाद हमने विटामिन देखा, विटामिन जो कि कई प्रकार के हैं, सारे विटामिन के अलग अलग कार्य हैं। जैसे विटामिन ए हो गया, और विटामिन क्या करता है, तो हमारे शरीर की रक्षा करता है, रोगों से लड़ने में हमको इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, इसलिए विटामिन हमें आवश्यक है। और उसमें जैसे अलग अलग जो विटामिन है, ए बी सी डी करके सबका अलग अलग कार्य है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा और आंखों के लिए क्या होता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो उससे रोग हो जाता है, रतौंधी जिसको कहते हैं, रात में कम दिखाई देने लगता है। विटामिन सी है, विटामिन डी है, तो ये सारी विटामिन मिल करके अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं। आइए और देखते हैं और क्या इसमें हमारे शरीर में और क्या क्या जो पोषक तत्व है उनका और क्या रोल है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवण के कुछ स्रोतों को दर्शाया गया है। इसमें आप देखिए चित्र 2.10 में ऐसे दिखाया हुआ है कि ये जो है ये किसके स्रोत है, खनिज लवण के स्रोत हैं। जैसे दूध हो गया, केला हो गया, और ये कैल्शियम के कुछ स्रोत हैं। देखिए इधर दूध, अंडा, ये सारे क्या है, इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्प मात्रा में ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। आपने सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य दिया होगा कि
फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है, यानी कि चावल में अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अलावा हमारे शरीर को आहारी तथा रेशों और जल की जैसे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि जो फाइबर वगैरह होते हैं, ये डाइजेशन में इनका बड़ा रोल होता है। इनसे भले ही कोई पोषक पदार्थ नहीं मिलता है, लेकिन ये डाइजेशन में पूरा अहम रोल निभाते हैं। और जो जल होता है वो अवशोषण के लिए जरूरी होता है डाइजेशन के बाद। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह देखिए, यही मैंने अभी जस्ट बताया है कि ये हमारे शरीर को कोई पोषक नहीं प्रदान करते, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। और इसका आयतन, ये क्या करते हैं, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। किसका? भोजन का। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जल को भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। कौन? जल। जल का ये काम है हमारे शरीर में। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर किसी फल या सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताजे फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से ही हो जाती है। जैसे जब फ्रूट्स वगैरह हम खाते हैं ना, तो उसमें भी जल की मात्रा पाई जाती है, तो हमारे शरीर की जो जल की आवश्यकता है वो उनसे भी पूरी होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डालते हैं। आइए अब देखते हैं ये संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार क्या है? सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, ठीक है, उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए, और इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। यानी ऐसा आहार, जो भी हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, यदि उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, न तो ज्यादा मात्रा में न कम मात्रा में, और उसमें जल भी है, उसमें रुक्षांश भी है, तो वह एक पूर्ण आहार या संतुलित आहार उसे माना जाता है। ठीक, क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज,
किण्वित भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिर्ची, रोटी, थेपला अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य कई पोषक उपलब्ध हैं। उपलब्ध कराते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। तो देखिए ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि सबको एक ही प्रकार का भोजन बैलेंस डाइट चाहिए होता है? तो नहीं, जो लोग ज्यादा काम वगैरह करते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कम करते हैं उन्हें कम की आवश्यकता होती है। तो सबका जो होता है ये अलग अलग क्राइटेरिया होता है, ठीक। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसके पोषक तत्व नष्ट ना हो जाएं। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट भी होते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, घर में अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि जो सब्जियां हैं उसको धो करके काटा जाता है, काट के नहीं धोया जाता है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, उसमें से बह जाते हैं पानी के साथ जब आप उसको धो रहे होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भोजन से हम सब जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है। कई बार ऐसा चावल के साथ होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि चावल में ज्यादा पानी डालते हैं, उसके बाद लोग पानी निकाल देते हैं, निकाल के फेंक देते हैं। इससे क्या होता है, कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी कि जो विटामिन सी है उसको गर्म कर दिया जाता है ज्यादा टेम्परेचर पे, तो वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या आप क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूझो ने सोचा, बूझो एक इसमें ये किताब में जो बनाया हुआ एक कार्टून है, उसको कहा जा रहा है कि बूझो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता है? होता तो है, लेकिन फिर क्या होता है देखो, अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा उसने कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए क्या हो गया, देखो ये मोटा हो गया है, कितना सारा फैट इसके जम गया इसकी बॉडी में, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। अब कह रहा अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग क्या है? तो ऐसा रोग से एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो वह उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। यानी कि ऐसा रोग जो किसी पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं, ठीक। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो क्या होगा, तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश। किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। इसको ध्यान रखने की बात है, इसको नोट करने की बात है, ठीक।
ये क्या है? पर्याप्त प्रोटीन अगर नहीं ले रहा है तो क्या हो रहा है उससे? वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। जैसे शरीर में वृद्धि कम होगी या चेहरे पर सूजन, बालों का रंग का उड़ जाना, त्वचा की बीमारी और पेचिश, ये किसकी कमी के कारण हो रहा है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रह जाएंगे तो क्या होगा? उसकी पूरी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ सारणी में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से ही की जा सकती है। अब ये संतुलित क्यों हो सकता है? कह रहे हैं कि सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि अभावजन्य रोग का मतलब ही होता है कि अभाव से हुआ है, यानी कि कमी से हुआ है, पोषक तत्वों की कमी से हुआ है। तो जब पोषक तत्वों की कमी से हुआ है, तो जब उसको पोषक तत्व संतुलित मात्रा में मिलने लगेगा तो ये ठीक नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऑब्वियसली ठीक हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार से की जा सकती है। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार पोषक तत्वों का वितरण समान है, सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। तो आइए थोड़ा इसको हम समराइज करते हैं, इसको देखते हैं। ये जो इसके कुछ मुख्य शब्द हैं इनको देख लेते हैं। यही से विटामिन है, देखिए विटामिन अभावजन्य रोग और लक्षण क्या हो सकता है? विटामिन जो ए है इसकी कमी से क्या होता है? क्षीणता या दृष्टिहीनता, मैंने बताया भी है। और ये इसका लक्षण क्या है? कमजोर दृष्टि, अंधेरे में रात में मतलब दिखाई न देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। अब विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। और इसका लक्षण क्या है बेरी बेरी का? दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। विटामिन सी के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और ये स्कर्वी नामक रोग का क्या लक्षण है, कैसा होता है? तो मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। तो ये लगता है कि इसको विटामिन सी की कमी है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। इसमें क्या होता है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसमें जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, वो मुड़ जाती हैं आसानी से। कैल्शियम है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? ये कैल्शियम क्या है? मिनरल्स है, खनिज है। इसकी कमी से क्या होता है? तो अस्थियां कमजोर हो जाती हैं, अस्थियां और दंत क्षय, माने दांतों का भी रोग हो जाता है। जैसे दांत में किसी किसी का दांत टूटने लगता है, कमजोर होकर के उसमें खुरदर टाइप का हो जाता है और टूटने लगता है, क्षरण होने लगता है, उसको कहते हैं कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा, गायटर, देखा होगा आपने किसी की कुछ लोग जो गर्दन होते हैं वो उसके बीच में जो गर्दन होती है फूली हुई होती है, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाती है। जो बड़े लोग होते हैं उनको ग्वाइटर हो जाता है, यानी गर्दन ग्रंथि का फूलना। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मानसिक विकलांगता आ सकती है, किससे? आयोडीन की कमी के कारण। लौह की कमी के कारण क्या होता है? आयरन की कमी से अरक्तता, एनीमिया होती है। और इससे क्या होता है? कमजोरी, इसमें ब्लड का कम हो जाना, मतलब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। अब देखिए कुछ प्रमुख शब्द हैं, जैसे संतुलित आहार। मैंने बताया कि संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में उपस्थित हों तथा उसमें जल और वृक्षांश भी उपस्थित हों, तो ऐसे पदार्थ को संतुलित आहार कहा जाता है। बेरी बेरी क्या है? तो यह एक रोग है जो थायमिन के कारण होता है, जिसको विटामिन बी 1 कहते हैं।
और कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो यह एक ऊर्जा देने वाला पोषक पदार्थ है, जिसको हमने पढ़ा है कि यह हमारे पोषक पदार्थ का एक घटक है। और ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा आप जान रहे हैं, कोई कार्य करने के लिए हमें और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हमको कार्बोहाइड्रेट और वसा से, यानी कि भोजन से मिलती है। वसा क्या है? वसा भी हमने पढ़ा, ये भी क्या है? एक घटक है, पोषक पदार्थ है, जो जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। खनिज भी हमने पढ़ा, ये भी हमारे भोजन का एक पोषक पदार्थ है। और पोषक तो हमने पढ़ा ही पढ़ा, पोषक मतलब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी एक पोषक पदार्थ है। रुक्षांश क्या है? रुक्षांश भी पोषक पदार्थ में ही आता है, भोजन में हमारे पाया जाता है। और क्या है? तो स्कर्वी एक रोग है जो विटामिन सी के कमी के कारण होता है। मंड क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। विटामिन क्या है? तो ये भी हमारे भोजन में पाए जाने वाला पोषक पदार्थ है। ठीक, और ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर आज हमारा समाप्त होता है। और अब मिलेंगे अगले क्लास में, अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।